स्वागत है आपका रचनाकार की दूसरी वीडियो में। पिछली वीडियो में जो परसों हमने अपलोड की थी उसमें रामचंद्र शुक्ल के सारे साहित्य, उनके इतिहास, उनके दर्शन पर हमने बात की थी और उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से उन सब पर बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर और इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। इन्होंने रचनाओं में किस तरह से इनका योगदान रहा, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा और क्या क्या आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। इनका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट इनका लॉन्च किया गया था। जब इन्होंने अब इनके साहित्य प्रकाश में आया, इनके साहित्य के ज़रिए हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा लोकप्रियता हुई और बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, तो भारत सरकार के द्वारा इनको श्रद्धा देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए डाक टिकट लॉन्च किया गया था। इनके जन्म पे बात करी तो जन्म और इनके निधन पर 19 अगस्त 1907 में इनकी पैदाइश हुई थी और इनका जो निधन है वो 19 मई 1979 में हुआ था। और ये जो है आपको सन याद रखना है। इनके साहित्य की जब हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी पैदाइश और इनके मृत्यु के बीच में कितना अंतर था और कब इन्होंने क्या क्या साहित्य लिखा, तो इनके सन को आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य में इनका किस किस रूप में इन्हें जाना जाता है, इनका योगदान किस किस रूप में रहा है। हिंदी निबंधकार के रूप में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित रहे थे, आलोचक के रूप में और उपन्यासकार के रूप में इनका महत्व गिना जाता है। खास तौर से जो इन्होंने निबंध और आलोचनाएं की हैं उन सब की वजह से इनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय हो जाता है और इनका जो योगदान है वो भूला नहीं जा सकता। इन्होंने हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ अनुदित किया है इन्होंने और इन चारों ही भाषाओं पे इनकी बहुत पकड़ थी अच्छे से, क्योंकि बंगाल में भी ये काफ़ी समय तक रहे थे तो इनके बांग्ला भाषा पे भी अच्छी पकड़ थी, तो अनुवाद कार्य में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। 1957 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। इनके कार्यों को देखते हुए, इनके कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए इनको पद्म भूषण मिला था। 1930 में शांति निकेतन में ये हिंदी के अध्यापक रहे थे। 20 वर्षों तक वहीं पर इन्होंने कार्य किया और बहुत कुछ वहाँ पर सीखा, समझा, जाना। वहाँ पे इनकी जो मुलाकात है वो बहुत तरह के साहित्यकारों से हुई, तो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने तभी से बहुत ज़्यादा योगदान देना शुरू कर दिया था। 1950 में फिर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष बने। बीच में ये पंजाब विश्वविद्यालय भी गए, वहाँ के भी विभागाध्यक्ष मतलब HOD रहे थे वहाँ पे भी। फिर वापस ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही आए और वहाँ पे हिंदी विभाग को इन्होंने संभाला, उसका कार्यभार संभाला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रही है काफ़ी समय तक और 1972 में जब इनका कार्य देखा गया अच्छे से तो इनको उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान का जो कि लखनऊ में है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। कब तक? जब तक ये जीवित रहे, इनका आजीवन ये उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्य संस्थान के उपाध्यक्ष रहे। इसके बाद आलोक पर्व के लिए, निबंध के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो वो साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है, तो कई बार इससे भी सवाल पूछ ले जाते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस साहित्य के लिए मिला है। तो किसके लिए मिला है? आलोक पर्व के लिए मिला है। क्या है ये? निबंध संग्रह है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि इससे सवाल आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन सभी का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इनके जब साहित्य की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उपन्यासों पर चर्चा करेंगे। इनके जो हैं 4 उपन्यास प्रकाशित हैं और ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार मिलान करने के लिए या फिर अलग अलग तरह से सवाल पूछने के लिए इनके उपन्यासों में से पूछ लिया जाता है या इनके उपन्यास का प्रमुख पात्र पूछ लिया जाता है, प्रमुख घटना पूछ ली जाती है, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। ब्रीफली थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले इनका है बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरा है चारू चंद्रलेख, इसके बाद इन्होंने लिखा है पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। इसका क्रम आपको ध्यान रखना है। कई बार क्रम से अरेंज करने के लिए आता है कि निम्नलिखित उपन्यासों को क्रम से सजाइए, तो ये चारों उपन्यास फिर अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, तो आपको इनके सन याद होने चाहिए, तभी आप इसको क्रम से लगा पाएंगे। ये चारों ही जो उपन्यास है वो ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाओं को आधार बनाकर लिखे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है और इनका क्रम अच्छे से याद रखना है।
उपन्यासों के बाद आगे बढ़ते हैं तो जो सबसे ज़्यादा महत्व का है वो निबंध है इनके। इन्होंने निबंधों में कई तरह के निबंध लिखे हैं, कुछ आलोचनात्मक है, कुछ वैचारिक निबंध है, कुछ जो है वो आंचलिक निबंध हैं। तो इनके निबंधों की श्रेणी बहुत विस्तृत है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इनके निबंध संग्रह देखते हैं कौन कौन से हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और आलोक पर्व, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो आपको ये जो निबंध संग्रह है इनको क्रम से ध्यान रखना है, क्रम से आप इनको याद करें, ताकि आपको अगर क्रम से अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित निबंधों को क्रम से लगाइए, तो आपको पता हो कौन सा निबंध कब लिखा गया है और कौन कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनमें से कोई 4 दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इनको क्रम से लगाइए, तो आपको जब तक ये सन याद नहीं रहेगा इनका, या फिर आप क्रम नहीं देख लेंगे इसका, तब तक आप उसे क्रम से नहीं लगा पाएंगे, फिर आपका 1 मार्क्स वैसे ही चला जाता है। जो इनके निबंधों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, निबंध संग्रह में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सवाल पूछा जाते हैं, वो है अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्व। ये जो 4 निबंध हैं, इसमें इनके आंचलिक निबंध भी बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो इस पे ज़्यादा पूछ लिया जाता है। खासतौर से ललित निबंध जो हैं, ललित निबंध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये थोड़े से अलग होते हैं अमूमन दूसरे निबंधों से। बाकी निबंधों में तो इन्होंने क्या किया है कि आलोचनात्मक अध्ययन इनका ज़्यादा है, वैचारिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन इन्होंने ज़्यादा किया है। लेकिन ललित निबंधों की श्रेणी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बहुत अच्छे से गिना जाता है। तो उसमें से 4 इम्पॉर्टेंट है, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्व। तो इन चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इनके आलोचनात्मक साहित्य को देखते हैं। बहुत कुछ लिखा है इन्होंने अपने जीवन काल में और हिंदी साहित्य को प्रौढ़ करने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सूर साहित्य लिखा है इन्होंने, हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि इतिहास के रूप में गिनी जाती है। बेशक ये पूरा इतिहास नहीं है हिंदी साहित्य का, लेकिन इतिहास के ग्रंथों में ही इसका नाम गिना जाता है हिंदी साहित्य की भूमिका का। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसको भी गिना जाता है इतिहास ग्रंथों में। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मार्ग, मेघदूत, ये साहित्य का मर्म है, मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, ये भी इतिहास ग्रंथों में गिना जाता है। मृत्युंजय, रविंद्र, सहज साधना और हिंदी साहित्य, तो इन सब को आपको ध्यान रखना है, इन सब का नाम ध्यान रखना है। 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इतिहास ग्रंथों के रूप में देखे जाते हैं। उनमें से पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 में आई है, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये दोनों ही जो साहित्य है वो 52 में आया है, 1952 में, तो आपको इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा 1940 में जो आई है हिंदी साहित्य की भूमिका, और इनका क्रम ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इन तीनों के नाम दिए जाएंगे और एक चौथा किसी और इतिहास ग्रंथ का, किसी और साहित्यकार का नाम, के इतिहास का नाम दे दिया जाएगा कन्फ्यूज़न के लिए। तो आपको इन चारों के नाम, इन तीनों के नाम जब तक ध्यान नहीं रहेंगे तब तक आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा आपको इन सबसे पता चल रहा होगा कि इनका जो कार्य था वो सबसे ज़्यादा भक्तिकालीन साहित्य पर, भक्तिकालीन रचनाकारों पर था। जैसे कबीरदास पे इन्होंने बहुत काम किया है, नाथ संप्रदाय पे इन्होंने बहुत काम किया, सूरदास पे इन्होंने बहुत काम किया है। तो इनका जो कार्य था वो सबसे ज़्यादा भक्तिकालीन साहित्य पर था। कबीरदास पे जो इनका कार्य था वो सबसे ज़्यादा आज महत्व के लिए गिना जाता है। अगर कबीरदास पे किसी को आलोचनात्मक अध्ययन करना होता है तो बिना इनके इतिहास, बिना इनके साहित्य को पढ़े हुए नहीं किया जा सकता। आज के समय पे इसका महत्व इतना अधिक है। तो आपको इन सारे साहित्यों को का नाम ध्यान रखना है। इन्होंने जो जो लिखा है, जो जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, आपको उनका नाम ध्यान रखना है। ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य। इससे पहले रामचंद्र शुक्ल का किया था हमने। आप हमें बता सकते, सजेशन दे सकते हैं कि अगला जो वीडियो है वो रचनाकार का, वो हम किस साहित्यकार पर लाए, किस पर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं। इसको देखिए, इस पर याद कीजिए सब कुछ, और कुछ सजेशन हो तो वो आपका स्वागत है, हम उसमें सुधार करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।